गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान यानी पार्ट जो चल रहा था उसमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाना है। प्रकाश का अपवर्तन आज अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जैसा कि हो गया है उसकी दर्पण पर अपवर्तन मतलब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण सारी चीजें बता दिए हैं, पीछे वीडियो में है, सब उसको पढ़ लीजिए एक एक वीडियो प्ले लिस्ट में जाके। ठीक, अगला अध्याय आपको जब प्रकाश की किरण, इसमें प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन की यानी इस विचलन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया। अब इसमें एक ये मान लीजिए वायु माध्यम है। कैसा माध्यम है? वायु कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। अब माध्यम में दो प्रकार के माध्यम होते हैं, अभी हम बता रहे हैं आपको। एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम वह होता है, सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिस माध्यम में कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। जिस माध्यम में कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं, उसको सघन माध्यम। और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसमें कण क्या होते हैं? बहुत पास होते, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, ये सब कैसे माध्यम है? सघन माध्यम है। कैसे माध्यम है? सघन माध्यम। वायु क्या है? विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। ये कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम। जैसे मान लीजिए कांच है, क्या मान लीजिए कांच है, सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम। सघन माध्यम मान लीजिए कांच है। अब प्रकाश की कोई किरण यानी प्रकाश की कोई आपतित किरण आएगी, जैसे मान लीजिए प्रकाश की आपतित किरण आई और यहाँ पड़ी बिंदु O मान लीजिए, इस बिंदु को क्या मान लीजिए O।
अब प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु पे पड़ी। अब ये प्रकाश की किरण बेल से क्या आ रही है, सघन में आ रही है। जब सघन में आती प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। अभिलंब की ओर, ये इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अपने अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यानी इसको जाना तो ऐसे था, इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। यानी अभिलंब से ये कोण, अभिलंब से ये कोण, अभिलंब से ये कोण आपतित कोण आई, और अभिलंब से ये कोण परावर्तित कोण क्या हो गया, आर। परावर्तित कोण क्या हो गया, आर। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अर्थात अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, थोड़ा झुक जाती है। ठीक है, ये सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, बेल माध्यम। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, यानी जब बेल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। और जब यही प्रकाश की किरण बेल माध्यम से सघन माध्यम से बेल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भगता है। सघन का मतलब होता है जैसे जहां बहुत भीड़ लगी हो वहां हम क्या चल पाएंगे, धीरे धीरे चल पाएंगे। लेकिन वैसे प्रकाश की किरणें होती है सघन माध्यम में धीमी गति से चलती हैं, थोड़ा धीमी गति से चलती हैं। लेकिन बेल माध्यम यानी वायु माध्यम या निर्वात में प्रकाश की किरणें बहुत तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, यानी अपनी गति से चलती हैं, लेकिन सघन माध्यम में थोड़ा धीरे चलती हैं। जैसे हम लोग भीड़ में धीरे चलेंगे, लेकिन इस टाइम में रोड खाली है तो बहुत तेज चलेंगे। ठीक, तो ऐसे मतलब कोई हमको रोकने वाला नहीं रहेगा। ऐसे सघन माध्यम में रोकने वाले होते हैं, विरल माध्यम में रोकने वाला कुछ नहीं होता। जैसे ये विरल माध्यम क्या है, ये हवा है, तो हवा में हम अपना हाथ क्या पा रहे हैं, आसानी से घुमा पा रहे हैं। लेकिन जब ये कांच होता है, पानी होता है, तो इतना आसानी से अपना हाथ थोड़ा घुमा पाते हैं। क्यों नहीं घुमा पाते, क्योंकि वो कैसा माध्यम होता, सघन माध्यम होता। कैसा माध्यम होता, सघन माध्यम होता। वो सघन माध्यम में हम अपनी जो अपना प्रकाश की किरण है उसको क्या कहते हैं, मतलब उसकी चाल क्या हो जाती है, धीमी होती है और अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। लेकिन जब यही प्रकाश किरण सघन माध्यम से बेल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, और इसकी गति अपने बराबर ले लेती है। ठीक है, ये क्या होगा, अब यही प्रकाश की किरण, चाहे एक चित्र और बना के देख लेंगे। ठीक है, यही ये क्या हो गया आपकी, अब सी बार ये क्या हो गया, ये वायु माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया, कांच माध्यम हो, वायु माध्यम हो गया। ठीक है, पहले, और ये मान लीजिए वायु माध्यम है, ऐसे है दोनों, वायु माध्यम है, और ये माध्यम मान लीजिए कांच है, जल मान लीजिए, कांच मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, लेकिन सघन माध्यम मानिए। कैसा माध्यम, सघन माध्यम मानिए। ठीक है, अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण वो बिंदु पे पड़ती है, वो को प्रकाश केंद्र बोलते हैं। तो वो पे प्रकाश किरण बढ़ेगी। जब सघन माध्यम से बेल माध्यम इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ये अभिलंब से क्या होगी, थोड़ा दूर हट के जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटकर जाती है। ये प्रकाश की किरण जो होती है ये दूर हट जाएगी अभिलंब से, क्योंकि बेल माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, दूर भागती हैं। क्या होती हैं, दूर भागती हैं। तो अच्छा, सघन माध्यम क्या होता है, बेल माध्यम क्या होता है जानेंगे। जिस माध्यम के कण पास पास होते हैं, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो वह बेल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो। जिस माध्यम में सघन माध्यम क्या हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, प्रकाश की चाल अधिक हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सघन की अपेक्षा
सघन की अपेक्षा तीव्र हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम, तो सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको हमने बता दिया। अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, एक बार ये भी नोट कर लेंगे। कई बार हमने आपको बताया, लेकिन एक बार जरूर नोट कर लें। वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल होती है। ठीक, प्रकाश की चाल को जानेंगे। अब इसको आयताकार यानी कांच के आयताकार स्लैब पर अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तन के नियम को देखना है। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला देखेंगे अपवर्तन के नियम, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको रोक के लिख लेना, आराम से समझ लेना। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, आगे आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला नियम है, पहला नियम, इसके भी 2 नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, यानी ठीक है। नियतांक को यम क्या होगा, साइन आई बटे आर। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको स्नेल का नियम, स्नेल महोदय का नियम भी कहते हैं, स्नेल महोदय ने बताया था, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अच्छा, इसको देखना है होगा तो एक आयताकार कांच की स्लेब लेंगे। इस चीज को देखना होगा यानी दिखाना होगा, तो एक आयताकार कांच की स्लेब लेंगे। एक आयताकार कांच की क्या है, स्लेब है। A B C D,
एक आयताकार कांच की क्या हो गई, स्लेब हो गई। अब इस पर अभिलंब खींचते हैं, जब प्रकाश की किरण इस पर क्या होती है, आपतित होती है। ए से कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, बिंदु, ठीक है, बिंदु ओ पर क्या होती है, आपतित होती है। तो आपतित होने के पश्चात ये कांच है, ये क्या है, कांच का स्लैब है, कांच का, ये कांच का स्लैब है। ये कांच का स्लैब है और इसमें प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। आपतित होने के पश्चात ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो प्रकाश की किरण ऐसे जाने के पश्चात ऐसे जाने लगेगी, ऐसे जाने लगेगी तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहाँ तक आएगी, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ तक आने के पश्चात एक अभिलंब यहाँ भी खींच देते हैं यहाँ। और ये कैसा माध्यम है, ये वायु माध्यम है। फिर ये माध्यम से इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाके ऐसे चली गई, यानी अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाके ये अभिलंब से दूर हट गई। तो इस, ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं यम डैश और इसको यम, इसको यम, ये क्या है, अभिलंब है। यम एन और यम डैश ये क्या है, अभिलंब है दोनों। अभिलंब से इसको ओ डैश मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, ओ डैश। इसको ओ माने हैं, इसको क्या मान लेंगे, ओ डैश। इसको ए माने थे, इसको क्या मान लेंगे, बी। यहाँ प्रकाश की किरण जाके निकली, ये माध्यम, ये कांच की एक क्या है, स्लैब है आयताकार। इसमें आप देख सकते हैं जब आपतित प्रकाश की किरण आती है, कांच में घुसती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसे ये कांच के बाहर निकलती है अभिलंब से दूर भागती है। ये होता है अपवर्तन का नियम, इसको जाने रखेंगे, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है जो आपको बताया अभी, स्नेल के नियम को ही अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। कि कैसे होता है अपवर्तनांक, एक अनुपात होता है, ठीक है। अपवर्तनांक को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक को हमेशा एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। इसको देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ देख लेंगे, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये सब चीजें जान लेंगे, किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक क्या होता है, कैसे होता है, ये जान लेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। आगे बताएंगे आपको अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये डालेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, ठीक है। यानी जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से, या जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से या अन्य माध्यम, ठीक है, में होता है, या अन्य माध्यम में होता है, अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की जांच, तब आपतन कोण की जांच
अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को के अनुपात को के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये हो गया। अपवर्तनांक को हमेशा n से पढ़ा करते हैं। n बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो, ठीक है, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक जैसे वायु के सापेक्ष, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है या दूसरा माध्यम जल है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जैसे निकालना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ए का मतलब एयर, एयर का मतलब हवा, यानी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इसका, यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाटर, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये वायु के सापेक्ष, ये सापेक्षिक अपवर्तनांक है। ये कैसा अपवर्तनांक है? सापेक्षिक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर कांच रहेगा, ठीक है, तो ग्लास ए अनुपात, ये ए अपवर्तनांक जी रहेगा, ये अपवर्तनांक जी रहेगा, इसे ए, ठीक है, ए के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ऐसे आप कई चीज निकाल सकते हैं जैसे जिसकी आपको जरूरत हो। ठीक है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप पढ़िए, ठीक है। अगर आपको इसको लिखना है तो वीडियो को रोक के और आप आराम से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, अगली बात आपको बताने जा रहे हैं, अपवर्तनांक की प्रकाश चाल में संबंध। अपवर्तनांक की अपवर्तनांक की प्रकाश, अपवर्तनांक का लिखेंगे, सॉरी, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है? ध्यान देंगे, ए एन डब्ल्यू, यानी ए अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? देखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल भी, जल में प्रकाश की चाल क्या होता है? भी, जल में प्रकाश की चाल भी। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, ये होता है इसका चाल, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, ये आप इतना ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, इनसे सवाल होते हैं। ठीक, अच्छा, अब अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। अपवर्तन की आभासी गहराई के, यानी वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के कुछ उदाहरण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपवर्तनांक के। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तनांक के कारण वास्तविक गहराई
और आभासी गहराई, आभासी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई और आभासी गहराई। वास्तविक गहराई क्या होती है? जो वास्तव में जहां तक पानी है, ठीक है, वो वास्तविक गहराई। और आभासी गहराई मतलब जो खाली आभास हो हमको, ये जैसे मान लीजिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का पानी के टैंक के तली के ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी टैंक में मान लीजिए कोई टैंक है, ये मान लीजिए कोई टैंक है और इसमें क्या भरा है? इसमें जल भरा है। क्या भरा है? जल भरा है। और मान लीजिए इसमें हम कोई सिक्का रखते हैं, कोई सिक्का मान लीजिए इसमें हम यहाँ तली पे रखते हैं, तो हमको ये सिक्का यहाँ दिखाई देगा। ये क्या है? सिक्का है। ये क्या है? सिक्का है। ये सिक्का हमको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ क्यों दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश की अपवर्तन के कारण। काहे को दिखाई पड़ेगा? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? वास्तविक गहराई जो होती है वो आभासी गहराई में बदल जाती है। यानी वास्तविक गहराई हमको नहीं दिखाई पड़ती है, ये आभासी गहराई, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है वो जहां काटती हैं वहीं बस हमको दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकाश की किरणें वास्तविक गहराई पर ना काटकर यही काट देती हैं। प्रकाश की किरणें वास्तविक गहराई पर ना काटकर यही काट देती हैं, इसलिए हमको सिक्का जो होता है वो तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऊपर से क्या होता है? ऊपर उठा हुआ, जैसे मान लीजिए हमारी आंख यहाँ अगर लगी है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी और आने के पश्चात प्रकाश की किरणें ऐसे दोनों आएंगी और आने के पश्चात ये क्या होंगी? इस बिंदु पर चली जाएंगी, इस बिंदु पर काटेंगी। लेकिन इस बिंदु पर काटने के पश्चात नहीं, यहाँ पूरी तरीके से नहीं काट पाएंगे, तो यहाँ से ये डाट करके आएंगे, तो यहाँ हमको दिखाई पड़ेगी। जहाँ डाट हमको दिखाई, यानी ए वाला जो चित्र है, ठीक है, उसमें वहां नहीं, अगर उसके वास्तविक गहराई से ना जाके ऊपर कुछ उठी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा तो जो यानी टैंक है, टैंक में सिक्का हमको क्या होता है? तली से उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये किसका कारण है? प्रकाश। ये किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। दूसरी बात क्या है? पानी से भरे तालाब में प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसका कुछ तल उठा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए तालाब में उतरने से पहले हमें उसकी वास्तविक गहराई का पता लगा लेना चाहिए। क्योंकि तालाब जो होता है वो अगर देखोगे तो ऐसे मालूम लगेगा कि एक ज्यादा गहरा नहीं, अगर पानी साफ है और दिखाई पड़ेगा उसमें, तो आप देखेंगे तो उसकी वास्तविक गहराई आपको बहुत ऊपर दिखाई पड़ेगा, ऐसे मालूम पड़ेगा ज्यादा गहरा नहीं है। लेकिन यदि आप उसमें कूदेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितना गहरा है। इसीलिए आभासी गहराई, क्योंकि हमको वास्तविक गहराई नहीं प्रतीत होती है, हमको आभासी गहराई उसकी दिखाई पड़ती है। जब उसमें कूदते हैं तो हमको उसकी वास्तविक गहराई का पता चलता है। ऐसे तीसरा उदाहरण क्या है? जब पानी में पेंसिल रखी जाती है, ये उदाहरण किताब पर भी बना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई क्या है? गिलास है, कोई गिलास है और इसमें पानी से लबालब ये क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, पानी से क्या हुआ है? प्रयोग अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। पानी से लबालब क्या हुआ है? भरा हुआ है गिलास। अब इसमें कोई पेन, कोई पेंसिल कुछ भी डालते हैं, ठीक है, तो हमको वो पेंसिल और या पेन कैसे दिखाई पड़ता है? वो पेंसिल या पेन कैसे दिखाई पड़ता है? वो पेंसिल हो या पेन हो कैसे दिखाई पड़ता है? हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत मालूम पड़ता है। जहां से पानी में छूता है वहां से क्या प्रतीत होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वहां से पानी में क्या होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वो हमको वहां से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको पेंसिल कैसे दिखाई पड़ती है? मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, जहां तक ये प्रयोग अपने घर में देखना, कांच का गिलास होगा, उसमें पेंसिल को डुबो के, ठीक है, और दूर से देखना, जहां पेंसिल डूबी होगी वहां आपको टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। तो ये भी किसका अपवर्तन है? किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का
कारण है। ठीक, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के 3 कारण हुए। अब हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। ये आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंस, जैसे आप दर्पण पढ़े हैं वैसे क्या पढ़ेंगे, गोलीय लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, यही आखिरी टॉपिक है गोलीय लेंस। लेंस को पढ़ लीजिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब लेंस में भी जैसे दर्पण की 6 स्थितियां पढ़े हैं, उत्तल दर्पण की 6 स्थितियां, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां, वैसे इसमें पढ़ेंगे उत्तल लेंस की 6 स्थितियां और अवतल लेंस की 2 स्थितियां। मतलब दर्पण का ठीक उल्टा लेंस। ठीक है, दर्पण का ठीक उल्टा क्या होता है, लेंस होता है। अब लेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जहां ना समझ में आए कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।